नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। जेएनयू विवाद लगातार बड़ा होता जा रहा है। 9 तारीख के विवादित कार्यक्रम के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में वीडियो वॉर सा चल पड़ा है। इन सबके बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर और तेज हो रहा है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि पर्याप्त सबूतों के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। जेएनयू के छात्र और शिक्षक फिलहाल हड़ताल पर हैं। देश और दुनिया के कई विश्वविद्यालय जेएनयू के पक्ष में उतर गए हैं और इन तमाम मुद्दों पर आज आधे घंटे में हम बात करेंगे विशेष में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अपील कर खुद को बेगुनाह बताया है। उन्होंने लिखा है कि वो जेएनयू में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी राष्ट्र विरोधी हुआ, उसकी निंदा करते हैं। हालांकि मामला कोर्ट में है और कन्हैया को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी ये सवाल उठता है कि क्या कन्हैया को लेकर पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई? शिक्षा के मंदिर के लिए जगह दी थी, गद्दारी के लिए नहीं दी है जगह। As far as merits of that case are concerned, we will present those in the court of law. But if he applies for the bail, we have no objection if he gets the bail. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के मामले में अब दिल्ली पुलिस नरम दिख रही है। उसने कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल पुलिस के बदले सुर के पीछे कन्हैया की वो अपील है जिसे उसने पुलिस के सामने बयान के तौर पर पेश किया। कन्हैया ने अपनी अपील में 9 फरवरी को देश विरोधी नारेबाजी की निंदा की और देश के संविधान में भरोसा जताया। कन्हैया ने लिखा है, मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मेरी माताजी का नाम मीना देवी और पिताजी का नाम जय शंकर सिंह है। मैं ग्राम और पोस्ट बीहट, टोला मसनतपुर, थाना बरौनी, जिला बेगूसराय, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। वर्तमान में मैं जेएनयू के SIS से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका 1994-2015 विषय पर PhD कर रहा हूँ। ये मेरे PhD का तीसरा वर्ष है। मैं भारत के संविधान में विश्वास करता हूँ तथा मेरा यह सपना है कि इसके प्रस्तावना को अक्षरशः लागू करने में हर संभव योगदान कर पाऊँ। मैं भारत की एकता और अखंडता को मानता हूँ एवं इसके विपरीत किसी भी असंवैधानिक कार्यों का समर्थन नहीं करता हूँ। 9 फरवरी को हमारे विश्वविद्यालय में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसकी मैं निंदा करता हूं। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त वीडियो में देखने के बाद यह पता चलता है कि जेएनयू में कुछ जेएनयू के तथा कुछ बाहरी लोग असंवैधानिक नारे लगा रहे हैं। अतः मैं अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ इन नारों का समर्थन नहीं करता हूं तथा आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस संबंध में देश, समाज तथा विश्वविद्यालय में शांति भंग न की जाए। पुलिस ने जल्दबाजी किया और उसके ऊपर क्लियरली सरकार का जोर था कि उनको अंदर जाके उसको पकड़ लो, नहीं तो कितने सारे फंक्शंस होते हैं। पहले पुलिस भी वही पुलिस है, पहले क्यों नहीं जाके उन्होंने पकड़ा? आपने अब ऐसे इशू पे पहले जांच होनी चाहिए कि पहले आप अरेस्ट करेंगे, जांच बाद में करेंगे। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है और कन्हैया को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल गृह मंत्रालय से भी कन्हैया को क्लीन चिट देने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। सांच को आंच नहीं है। अगर किसी ने देशद्रोह किया है तो सारा देश हमारे समेत उसको न्यायपालिका से निवेदन करेगा कि इसको सजा दो। देश की जेलों में बहुत सारे देशद्रोही बंद हैं, एक और बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने गलत आरोप लगाया है तो इस गैर जिम्मेदारी के लिए अपने पद को छोड़िए। हिंदुस्तान का समाज, हिंदुस्तान की सरकार को लड़कों का खिलौना नहीं बनने देगा। फिलहाल कन्हैया ने अपनी बेगुनाही का हलफनामा तो पेश कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी में शामिल वो कौन लोग थे? मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। जेएनयू में 9 तारीख के कार्यक्रम के बाद पुलिस को कई लोगों की तलाश है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का दावा है कि इसमें शामिल बाकी लोगों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। आयोजकों पर पुलिस की खास नजर है। ये तस्वीरें हैं 9 तारीख की। जगह जेएनयू।
अफजल गुरु की फांसी के विरोध में जेएनयू के 10 छात्रों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे हैं। इसके बाद पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस आयोजन में शामिल सभी लोगों की तलाश कर रही है। आरोप ये है कि इस कार्यक्रम में 10 आयोजकों के अलावा बाहर के भी लोग आए। पुलिस के राडार पर वो सारे लोग हैं। काफ़ी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। आयोजकों की सूची में हालांकि 10 लोगों का नाम है, लेकिन खबरों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की नजर खास तौर से उमर खालिद पर है। बीच में ऐसी भी खबर आई कि उमर खालिद समेत आयोजकों का संबंध जैश ए मोहम्मद से है, लेकिन इसके ठीक बाद गृह मंत्रालय ने इस दावे का खंडन कर दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना, जब सही समय होगा आपको सही बात बताई जाएगी। जेएनयू में आपत्तिजनक नारों के पक्ष और विपक्ष में कई वीडियो सोशल साइट्स पर डाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी 10 आयोजक फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि किसी भी आयोजक के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर में सिर्फ पोस्टरों में छपे नामों का उल्लेख किया गया है। इस बीच जेएनयू प्रशासन ने 8 आयोजकों को अकादमिक गतिविधियों से वंचित कर दिया है। मामला गरमाने के साथ ही जेएनयू शिक्षक संघ भी छात्रों के बचाव में आ गया और प्रोक्टोरियल कमेटी में संशोधन की मांग की। छात्रों और शिक्षकों का आरोप है कि इस बहाने पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है। फिलहाल देश के 50 और दुनिया के 450 विश्वविद्यालयों ने जेएनयू का समर्थन किया है। नोम चॉम्स्की और ओरहान पामुक जैसे जाने माने लोग भी जेएनयू के पक्ष में उतर गए हैं। कि एक तरह से हमारी यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी होती है। ये शुरू से ही हमारे सारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। और ऑटोनॉमी को आज खतरा है। दूसरा है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं उन पे जो अटैक हो रहा है कि किसको कौन क्या राय रखेगा। कुछ लोग ये तय करेंगे कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सही नहीं है। से कई महीनों से चल रहा है कि जेएनयू को एंटी नेशनल कह के इसको डिमोरलाइज करें और हमारे जो यहाँ पर प्रगतिशील जो आंदोलन है उसको दबा दिया जाए। ये नहीं संभव हो सकता है। कई महीनों से ये चल रहा है, बार बार टीवी पे स्टेटमेंट आ रहा है, हम सुन रहे हैं कुछ लीडरों का, और आज एक मौका मिला है। कोई एक घटना को लेके जेएनयू का प्रेसिडेंट, पहली बार इमरजेंसी के बाद हमारे प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, उसको इस तरह के पिकअप करके उसको जेल में डाला गया है। हम लोग रिपीटेडली बोल चुके हैं कि वो जेएनयू के स्टूडेंट नहीं थे। जेएनयू में हम लोग सब स्टूडेंट्स को जानते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट वो लोग नहीं थे। और आप खुद देखिए, 9 फरवरी से पहले कभी जेएनयू में ऐसे नारे नहीं लगे, 9 फरवरी के बाद जेएनयू में कभी ऐसे नारे नहीं लगे। अभी यहाँ पे एबीवीपी प्रवोक कर रहा था, क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स और टीचर्स? चुपचाप से गाना गा रहे थे। तो अचानक से 9 फरवरी को तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कोई ऐसा कोई सब्सटेंस पी लिया हो कि वो इस तरह के नारे लगाने लगे। ये एकदम बेसलेस चीज़ें हैं जो बताया जा रहा है कि इस स्टूडेंट लीडर ने ऐसा नारा लगाया, उस स्टूडेंट लीडर ने। दिस इज अ कंस्पिरेसी। असल में पूरा बवाल 9 तारीख को लगाए गए कुछ नारों को लेकर है। छात्रों का आरोप है कि पूरे मामले में मीडिया ने चुनिंदा तस्वीरें पेश की। जेएनयू छात्र संगठनों का दावा है कि आपत्तिजनक नारे लगाने वाले लोग जेएनयू के नहीं थे और वो बाहर से आए थे। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान जेएनयू के छात्रों और कन्हैया कुमार के समर्थकों को कुछ लोगों ने पीटा और कुछ मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेएनयू विवाद में मीडिया को भी जबरन घसीटा गया। पटियाला कोर्ट के बाहर 2 बार मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ। पत्रकारों ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इस बीच बार काउंसिल ने मीडिया से माफी मांगी और आरोपी वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अब बात कही जा रही है।
दिल्ली के पटियाला कोर्ट की ये तस्वीरें हैं मीडिया पर हमले की। कोर्ट के भीतर और बाहर 2 बार मीडिया पर हमले हुए। इस बीच कोर्ट में झड़पों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। गुरुवार को 6 वकीलों की जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मीडिया से माफी मांगी और आरोपी वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। काउंसिल ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई, जो 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। मीडिया पीपुल के साथ जो घटना हुई उसके लिए पूरा वकील समुदाय, पूरे देश का वकील समुदाय इसके लिए शर्मिंदा है और मैं पूरे देश के लीगल फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे मीडिया पीपुल से, पत्रकारों से इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये बड़ा मैं खेद प्रकट करता हूँ। दरअसल 15 फरवरी सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान कुछ वकीलों ने छात्रों और शिक्षकों के साथ पत्रकारों पर भी हमला किया। इस झड़प में 10 पत्रकारों को चोटें भी आईं। वो आ रहे हैं और आके उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया और केवल उन्होंने हमसे पूछा आप कौन है, हमने कहा आप कौन है। बस तभी से पूरी जूते और सब कुछ चलना शुरू हो गया। पता नहीं कितनों को मारा, कैसे मारा पता नहीं। बस गलती हमारी इतनी थी कि उन्होंने हमसे पूछा आप कौन है, हमने कहा आप कौन है। इस घटना के विरोध में पत्रकारों ने मंगलवार को प्रेस क्लब से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। पत्रकारों ने मामले पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। बार बार आप पत्रकारों पर टारगेट करते हैं। वी हैव बिकम सॉफ्ट टारगेट्स एंड आई डोंट थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी दैट जर्नलिस्ट दिस कंट्रीज democracy is because of a free press. You cannot crush the press because you don't like an opinion. पत्रकार जो नारा नहीं लगा रहा है, जो अपना काम कर रहा है, जो बीट रिपोर्टर है, अगर बीट रिपोर्टर को आप इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे, उनके फ़ोन स्नैच करके फेंकेंगे, उनको कमरे में बंद करेंगे और पुलिस मौजूद थी वहाँ पर, खामोश देख रही थी, तो हमें ये पूछना होगा कि प्रशासन कहाँ है, ये क्या हो रहा है, हम कब तक सहेंगे। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी इस मसले को लेकर मुलाकात की। महिला पत्रकारों को उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके फोन छीने गए और ये मामूली सी बात है। बीएसपी को ये मामूली सी बात लगती है। लेकिन एक बार फिर बुधवार को कन्हैया की पेशी के दौरान कोर्ट में मीडिया पर हमला हुआ। इसके बाद पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दोबारा गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर विरोध जताया। हम लोगों ने अपनी चिंता जताई, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पत्रकारों को मैन हैंडल किया जा रहा है और खास करके एक पर्टिकुलर सेक्शन द्वारा इसको लेके चिंता जताई। खास करके दिल्ली में जो 2 घटनाएं हुई हैं पिछले 48 घंटे के अंदर, उसको लेके, और ये बताया कि कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जिससे कि हमें भरोसा हो कि आप मीडिया को एक वर्ग है जो डेलिबरेटली ये सब न कर रहा हो और पुलिस उसमें साइलेंट स्पेक्टेटर है। और हम लोगों ने कहा कि अगर ये चलता रहा तो प्रजातंत्र के लिए ये बहुत खतरनाक होगा और ये मैसेज देश में जो जाएगा वो बहुत ही नकारात्मक जाएगा। मीडिया पर हमले का विरोध दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। पत्रकारों ने मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु से भी इस मसले को लेकर मार्च निकाला। पत्रकार को आप उसका काम करने दीजिए, आप उसको एक पात्र मत बनाइए अपनी लड़ाई में। और ये दोनों तरफ से हमारी अपील है कि पत्रकारों पर जिस तरह का हमला हुआ वो इस हमले के उनके ऊपर नहीं होना चाहिए था। मीडिया पर हमले को सभी राजनीतिक दलों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट में लिखा कि मीडिया के पास रिपोर्टिंग का निर्बाध अधिकार है। मीडिया कर्मियों पर हमला अत्यंत अनुचित और निंदनीय है। दिल्ली में विपिन चौहान, अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
उपन्यास, कहानी, गजल और कविताएं जिनके कलम से सच के हो जाती हैं काबिले फिक्र। रात रात भर मोरा पिहके बैरिन नींद न आए, बड़े भोर सारस के कारे नदिया तीर बुलाए। लिखना मेरा शौक नहीं है, मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है, इसलिए मैं घबराया नहीं, चलता रहा। मिलिए शख्सियत में साहित्य की दुनिया के मकबूल सितारे राम दरश मिश्र से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जेएनयू विवाद में पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठे। मामले के सही आरोपियों को पकड़ने में नाकामी से लेकर कन्हैया और पत्रकारों को पूरी सुरक्षा मुहैया नहीं कराने तक पुलिस की काफी आलोचना हुई। पुलिस पर न सिर्फ सुरक्षा को लेकर कोताही बरतने के आरोप लगे, बल्कि कोर्ट परिसर में व्यवस्था बनाए रखने में भी पुलिस नाकाम साबित हुई। 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में पुलिस ने आनन फानन में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस पर सवाल उठने लगे। आरोप ये लगा कि पुलिस ने सही आरोपियों को पकड़ने के बजाय कन्हैया कुमार को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया। अगर जेएनयू आतंकवादियों और अलगाववादियों का अड्डा है तो उसको बंद करिए, उसके हमारे जैसे तमाम उससे निकले हुए विद्यार्थियों और शिक्षकों को गिरफ्तार करिए और उनको सजाए मौत दे दीजिए। इस हिंदुस्तान की एकता से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर झूठ बोला है, अगर अहंकार दिखाया है, अगर नादानी की है तो कुर्सी छोड़ो। इस देश को चलाने के लिए एक गंभीर सरकार और एक अच्छे गृह मंत्री और एक अच्छे पुलिस कमिश्नर की जरूरत है। अगर आपके पास नहीं हो तो हमारी ट्रेनिंग के निकले बहुत सारे आईपीएस हैं, उनमें से एक आध दर्जन हम आपको दे सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस अब तक असल लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच अदालत परिसर में कन्हैया पर हमला हुआ। आरोप लगा कि पुलिस कन्हैया को पूरी सुरक्षा देने में नाकाम रही है। आपका कम से कम मिनिमम राइट ये है कि आप एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स, पुलिस को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए गुंडों से। आपने गुंडों को छोड़ दिया, खुला छूट दे दिया। काले कोट पहन के आके वो सारे जर्नलिस्ट को पीट रहे हैं, जनता को पीट रहे हैं, कन्हैया को पीट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे। ये सरकार है कि क्या है? हम जानना चाहते हैं कि आपने ये स्टॉर्म ट्रूपर्स को हिंदुस्तान की जनता के ऊपर क्यों इस तरह से इम्पोज कर दिया है। इसी दौरान कोर्ट परिसर में पत्रकारों पर लगातार हमलों ने भी पुलिस की भूमिका और संदिग्ध बना दी। सुरक्षा व्यवस्था की हालत देखकर कोर्ट ने परिसर में लोगों और पत्रकारों की संख्या को सीमित कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान लगातार हिंसा की खबरें जब सुप्रीम कोर्ट को लगीं, तो कोर्ट ने 6 वरिष्ठ वकीलों का पैनल पटियाला हाउस कोर्ट में हमले की जांच के लिए भेजा। पैनल ने वापस आकर सुप्रीम कोर्ट को आपबीती सुनाई और अभद्रता और धक्का मुक्की की शिकायत की। पैनल ने भी साफ कहा कि पुलिस सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई। वाम दलों के अलावा कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं ने जेएनयू के छात्रों से मुलाकात की। साथ ही कई पार्टियों ने कन्हैया की गिरफ्तारी की निंदा की और सरकार पर असहमतियों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कन्हैया कुमार सीपीआई की छात्र इकाई एआईएसएफ का नेता है और वो कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल था। लिहाजा गिरफ्तारी के दौरान सीपीआई, सीपीएम और जेडीयू ने उसकी रिहाई को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके बाद सीताराम येचुरी और डी राजा समेत वाम दलों के कई नेता छात्रों से मिलने जेएनयू पहुंचे। वाम दलों ने कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी की निंदा की। देश के इंटरेस्ट के खिलाफ जो है, जो भी कार्रवाई करना है करिए, लेकिन वो साबित करके बताइए अब क्या है ये इल्जाम। अब उसको एक बहाना बनाकर आप जिस तरीके से पूरी की पूरी एक पुलिस कोम्बिंग जो कहते हो आप, वो आपके हॉस्टलों के अंदर आके निर्दोष छात्र छात्राओं को आप गिरफ्तार करके वहां पर एक टेरराइज करने का जो माहौल बनाया, ये स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि ये कतई इसका
हमारा विरोध है। There are some leaders of BJP who are elected representatives, but they do not know the history and they make false, baseless allegations. In fact, they tell lies and without knowing the person concerned and without knowing our politics and our ideology, they are making allegations. They are telling lies. 13 फरवरी को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जेएनयू के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो अलग विचारधारा के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की आत्महत्या का हवाला दिया। A youngster, and I met his friends and colleagues, and I must tell you, they were absolutely brilliant. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और जेएनयू की घटना की स्वतंत्र जांच का ऐलान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कैंपस में पुलिस की छापेमारी और कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी की निंदा की। तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया। मैं जानना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, देश जानना चाहता है कि जम्मू और कश्मीर में आप जो सरकार बनाया मुफ्ती साहब से मिलकर के, पीडीपी से मिलकर के, तो जो वहां के उनकी बेटी है उन्होंने कहा था कि अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, जिसके साथ आपने सरकार बनाया। आपकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति उस समय क्यों गुम हो गई? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआत में दावा किया कि जेएनयू के कार्यक्रम को हाफिज सईद का समर्थन हासिल था, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय ने इसका खंडन किया। बीजेपी की तरफ से इस मामले पर आक्रामक रुख दिखाया गया। कई नेताओं ने आरोपी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको कोई इस बीच में हम लोगों का हस्तक्षेप करने का सवाल ही नहीं है। कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो उसको आराम से करने दीजिए, पुलिस सामने में आ जाएगा सब। जब सवालों के घेरे में पूरा जेएनयू आ गया, तब केंद्र सरकार उसके बचाव में आ गई। हम ऐसा समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक वैकल्पिक आवाज भी है जो प्रभावी है, सशक्त है और रचनात्मक है। देश उस आवाज को भी सुनना चाहता है। हफ्ते भर से जारी जेएनयू मामले ने राजनीति गरमा दी है। अब माना जा रहा है कि संसद के बजट सत्र में ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में छात्रों का आक्रोश कोई नई बात नहीं है। हाल ही में एफटीआईआई पुणे, हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी छात्रों का विरोध सुर्खियां बना। आखिर हमारे शिक्षा परिसर इस तपिश में क्यों जल रहे हैं? जेएनयू विवाद के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई। इसमें 12 सूत्रीय संकल्प पारित हुआ। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, अहमदाबाद से पटना तक जेएनयू मामले पर छात्र समुदाय दो खेमों में बटा नजर आ रहा है। कहीं समर्थन में तो कहीं विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देश में छात्रों का ऐसा मिजाज हो तो सरकार की चिंता लाजमी है। शिक्षा परिसर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को देश के 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसकी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अध्यक्षता की। विश्वविद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को संवेदनशील बनाने पर अहम चर्चा हुई। बैठक में 12 सूत्रीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय में भेदभाव के मामले पर रोक लगाने के मकसद से एक अधिकारी की नियुक्ति करने की बात कही गई है। छात्रों को अंग्रेजी के अलावा राज्य की प्रचलित भाषा में पढ़ने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं दाखिले की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा झंडा फहराना अनिवार्य होगा। ट्रांसपेरेंट ढंग से विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, कर्मचारियों की और कैंपस में समस्त लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त तुरंत किया जाएगा।
जेएनयू के विवाद से पहले पिछले साल एफटीआईआई पुणे के छात्रों ने अध्यक्ष पद पर अभिनेता गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में लंबी हड़ताल की थी। हाल ही में हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद वहां छात्रों का आंदोलन तेज हो गया था। हालांकि बाद में छात्रों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी और अंतरिम कुलपति के बीच विश्वविद्यालय के माहौल को सामान्य बनाने पर सहमति बनी। इसके बाद 1 फरवरी से परिसर में कक्षाएं शुरू हो गई थी। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।